सोचिए, साल है 1998। आसमान में मतलब अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अमेरिका की सबसे एडवांस सैटेलाइट्स की नजरें गड़ी हुई हैं भारत पर। लेकिन ठीक उनकी नजरों के नीचे राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये कहानी है भारत के जज्बे की, विज्ञान की और हाँ, स्वाभिमान की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी टेक्नोलॉजी को चकमा कैसे दिया, उन आंखों को धोखा कैसे दिया जो अंतरिक्ष से एक अखबार की हेडलाइन तक पढ़ सकती थीं। चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है। और इस मिशन में दुश्मन कोई देश नहीं था, बल्कि अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स का वो नेटवर्क था जिसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इस मिशन की जड़ें दशकों पुरानी थी। 1974 में पहले परीक्षण के बाद भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगे। फिर 1995 में एक और कोशिश हुई जो नाकाम हो गई। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सैटेलाइट्स ने तैयारी पकड़ ली थी। और जानते हैं, यही 1995 की नाकामी 1998 की ऐतिहासिक जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। इसी ने हमारे वैज्ञानिकों को सिखाया कि दुश्मन की नज़र से बचना कैसे है। इस चुनौती का अंदाज़ा लगाइए। अमेरिका के की होल और लैक्रोस जैसे सैटेलाइट्स इतने पावरफुल थे कि वो दिन हो या रात, यहाँ तक कि बादलों के पार भी देख सकते थे। उनसे कुछ भी छिपाना लगभग नामुमकिन सा लगता था। तो अब बात करते हैं उस शानदार प्लान की, उस धोखे की, जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी है भारतीय वैज्ञानिकों और हमारी सेना के अटूट इरादों की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार स्ट्रैटेजी बनाई। सबसे पहला काम ये पता लगाना कि अमेरिकी सैटेलाइट्स पोखरण के ऊपर से कब नहीं गुजरते। यही वो कुछ घंटों की विंडो थी जिसमें सारा का सारा काम होना था, और वो भी सिर्फ रात के घने अंधेरे में। ये मिशन इतना ज्यादा सीक्रेट था कि देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी सैनिक बन गए। डॉक्टर कलाम बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज, डॉक्टर चिदंबरम बने मेजर जनरल नटराज। सबने सेना की वर्दी पहन ले ताकि सैटेलाइट्स को ये लगे कि ये तो बस सेना की एक रूटीन एक्सरसाइज चल रही है। अब असली खेल तो शुरू होता था सुबह होने से ठीक पहले। जो भी रेत रात में खोदी जाती थी उसे हवा की दिशा का ध्यान रखते हुए ऐसे बिछाया जाता कि वो हवा से बने नेचुरल टीलों जैसी लगें। टायरों के निशान मिटाने के लिए जवान अपने पीछे झाड़ियां बांधकर चलते थे, ताकि जब सुबह सैटेलाइट ऊपर से गुजरे तो उसे सिर्फ एक शांत वीरान रेगिस्तान ही नजर आए। यहाँ तक कि मोटे मोटे तारों के लिए सीधी खाइयां नहीं खोदी गई। क्यों? क्योंकि प्रकृति में सीधी लाइनें नहीं होती और सैटेलाइट्स इन्हें फौरन पकड़ लेते हैं। इसके बजाय टेढ़ी मेढ़ी खाइयां खोदकर तारों को रेत के नीचे दबाया गया। और तो और, जो मशीनें इस्तेमाल होती थीं उन्हें सुबह होने से पहले वापस ठीक उसी जगह और उसी एंगल पर खड़ा किया जाता था, ताकि सैटेलाइट को लगे कि ये तो महीनों से यहीं बेजान पड़े हैं। और फिर आया सबसे मुश्किल और खतरनाक काम, परमाणु कोर यानी प्लूटोनियम और यूरेनियम को पोखरण लाना। इन्हें मुंबई से साधारण लकड़ी के बक्सों और सेब की पेटियों में पैक किया गया। कोई बड़ा सिक्योरिटी काफिला नहीं, कोई सायरन नहीं बजाती गाड़ियां नहीं। इन्हें वायुसेना के विमान से रात के अंधेरे में जैसलमेर लाया गया और वहां से सेना के नॉर्मल ट्रकों में पोखरण पहुंचाया गया। अगर किसी ने उन ट्रकों को देखा भी होगा तो उसे लगा होगा कि सेना का कोई आम राशन या सामान जा रहा है। यही वो असली डिसेप्शन था जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। 11 मई 1998 की तारीख तय थी। बमों को कुओं के अंदर उनकी जगह पर सेट कर दिया गया था। लेकिन तभी मिशन के रास्ते में एक आखिरी और सबसे बड़ी रुकावट आ गई। और ये रुकावट किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद प्रकृति ने खड़ी की थी। 11 मई की सुबह जब बटन दबाने का वक्त आया तो अचानक पोखरण में हवा की दिशा बदल गई और तेज हवा का रुख पास के खेतोलई गांव की तरफ हो गया। ये एक बहुत ही भयानक सिचुएशन थी। अब वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। हालांकि उन्हें पूरा यकीन था कि कोई रेडिएशन लीक नहीं होगा, लेकिन वो अपने ही देशवासियों की जान का 1% भी जोखिम नहीं लेना चाहते थे। इसलिए परीक्षण को रोक दिया गया। दिल्ली में बेचैनी बढ़ने लगी। हर गुजरता मिनट खतरे को बढ़ा रहा था, क्योंकि अमेरिकन सैटेलाइट्स कभी भी वापस आ सकते थे। घंटे बीतते गए, कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। फिर दोपहर के करीब 3 बजे अचानक हवा ने अपना रुख बदला। वो अब एक सेफ डायरेक्शन में बहने लगी थी। डॉक्टर कलाम ने तुरंत दिल्ली संपर्क किया
और वहां से प्रधानमंत्री वाजपेयी की शांत लेकिन मजबूत आवाज आई, आगे बढ़ो। समय तय किया गया दोपहर के 3:45। कंट्रोल रूम में उल्टी गिनती शुरू हुई। वो आखिरी कुछ सेकंड वहां मौजूद हर इंसान के लिए किसी सदी से कम नहीं थे। 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0। बटन दबा दिया गया। कुछ सेकंड तक गहरी खामोशी रही और फिर अचानक रेगिस्तान की वो धरती एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ कांप उठी। जमीन एक पहाड़ की तरह ऊपर उठी और रेत और धूल का एक बहुत बड़ा गुबार आसमान की तरफ उठा। भारत ने एक साथ 3 सफल परमाणु परीक्षण कर लिए थे। उस धमाके की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। ये सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, ये एक नए, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली भारत के उदय का ऐलान था। प्रधानमंत्री को एक सीक्रेट कोड में मैसेज भेजा गया जो 1974 के परीक्षण की याद दिला रहा था। बुद्ध फिर मुस्कुराए हैं। भारत अब एक घोषित परमाणु शक्ति बन चुका था। वॉशिंगटन डीसी में हड़कंप मच गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां शॉक में थीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत ने उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। इसे उस दशक की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर कहा गया। इसके बाद भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन भारत अपने फैसले पर डटा रहा और कुछ ही सालों के अंदर दुनिया को भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर स्वीकार करना ही पड़ा। ऑपरेशन शक्ति की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब एक राष्ट्र अपने संकल्प पर अडिग हो जाता है तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी और कोई भी महाशक्ति उसे रोक नहीं सकती। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है, जब किसी देश की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो तो क्या कोई बाहरी ताकत उसे सच में रोक सकती है?